नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया हैं। तो इस आईवी फ्लूइड के दूसरे वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे आरएल की, जिसका कि फुल फॉर्म है रिंगर लैक्टेट। तो आपने बहुत बार हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि ये पेशेंट को आरएल दे दो, इस पेशेंट को आरएल मत दो। तो उसके पीछे का क्या है रीज़न, वो आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिंगर लैक्टेट मार्केट में कौन कौन से वॉल्यूम में अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले 500 ml और दूसरा होता है 1 लीटर में। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिंगर लैक्टेट के कंटेंट की। तो इसका जो कंटेंट है उसके अंदर होता है सबसे पहले सोडियम होता है 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। उसके बाद आता है क्लोराइड होता है 109 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बाइकार्बोनेट होता है 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कैल्शियम होता है 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम होता है 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो हमने किसकी बात करी, कंटेंट ऑफ आरएल की। अब हम बात करेंगे कि आरएल का इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला ये है कि ये मोस्ट अवेलेबल फ्लूइड है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा प्लाज्मा है उस प्लाज्मा में सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वह आरएल के अंदर दिया हुआ जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम है उसके कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है, इसलिए मोस्ट अवेलेबल फ्लूइड कहा जाता है। और कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा का और आरएल में दिए हुए कंटेंट का सेम होने की वजह से हम पेशेंट को आरएल देने के बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होता, ऐसा समझकर चलते हैं। इसका मतलब यह है कि पेशेंट को अगर हम आरएल दे रहे हैं तो उससे कभी भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होगा। ये इसका पहला इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि ये इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम को बढ़ाता है। तो हमने जैसे एनएस में बात की थी कि एनएस क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम को बढ़ाता है, बट आरएल क्या करेगा, इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम। और इसका तीसरा इंपॉर्टेंस ये होता है कि इट इज़ मेटाबोलाइज्ड इन लिवर टू बाइकार्बोनेट। इसका मतलब ये कि जब हम पेशेंट को आरएल देते हैं तो उसके अंदर का जो लैक्टेट है वह लिवर में जाता है और लिवर में जाने के बाद वह बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। तो जब पेशेंट को कभी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यूजेस ऑफ आरएल की। तो आरएल का यूज़ क्या है? तो सबसे पहले यूज़ ये है कि इसका यूज़ हम करते हैं सीवियर हाइपोवोलेमिया में। इसमें क्या होगा कि हम जब आरएल देंगे पेशेंट को तो जो पेशेंट का इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट है उसमें सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड जाके उस कंपार्टमेंट के फ्लूइड को इंक्रीज करेंगे और जो पेशेंट का हाइपोवोलेमिया है उसको कम करेंगे। इसका दूसरा यूज़ ये है कि ड्यूरिंग सर्जरी एंड पोस्ट सर्जरी। तो क्या होता है, पेशेंट को हम सर्जरी करने के पहले प्री ऑप बोलते हैं उसको, कि प्री ऑपरेटिव एनबीएम रखते हैं हम, नील बाय माउथ। तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को कुछ खिलाया नहीं जाता, उसे बस आईवी फ्लूइड दिया जाता है। तो उस आईवी फ्लूइड में हम उसको ईजिली आरएल दे सकते हैं। और ड्यूरिंग सर्जरी चालू होने के समय भी हम पेशेंट को आरएल चालू रखते हैं और सर्जरी होने के बाद भी हम पेशेंट को आरएल देते हैं। इसका दूसरा यूज़ हो गया। अब तीसरा यूज़ ये है कि बर्न्स का जब पेशेंट होता है उस बर्न्स के पेशेंट में भी हम आरएल का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है चौथा, फ्लूइड ऑफ चॉइस, वोमिटिंग इंड्यूस्ड डिहाइड्रेशन। मीन्स कि पेशेंट को वोमिटिंग से जो डिहाइड्रेशन हो रहा है उसे ट्रीट करने के लिए भी हमारा जो चॉइस होता है फ्लूइड का वह होना चाहिए आरएल। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को वोमिटिंग से डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होता है या फिर लैंड अप हो सकता है। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आरएल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका लास्ट यूज़ है डीके का फुल फॉर्म होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का मतलब ये है कि पेशेंट किसमें ऑलरेडी एसिडोसिस में है, तो हम पेशेंट को आरएल देंगे तो आरएल का जो लैक्टेट हो जाएगा लिवर के अंदर, लिवर में जाके बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होगा और बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होने के बाद पेशेंट का जो एसिडोसिस है बिकॉज ऑफ द डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वो कम हो जाएगा। तो बहुत बार क्या होता है कि जब हम डीके ट्रीट करते रहते हैं पेशेंट्स का तो उसमें पेशेंट कई बार हाइपोकैलेमिया में भी जाता है। मीन्स पोटेशियम लेवल कम हो जाता है पेशेंट का। तो पोटेशियम लेवल कम हो गया तो हम उसे दे रहे हैं आरएल, तो उसके साथ साथ पेशेंट का हाइपोकैलेमिया भी ट्रीट हो जाता है। तो ये इसके यूजेस, तो अब एक बार हम ग्रो थ्रू हो जाते हैं फिर से यूजेस से। तो पहला सबसे मैंने यूज इसका बताया
सीवियर हाइपोवोलेमिया, दूसरा बताया बर्न्स, तीसरा बताया मैंने ड्यूरिंग एंड पोस्ट सर्जरी, चौथा मैंने इसका बताया कि डीके में यूज़ कर सकते हैं, और पांचवा इसका मैंने बताया कि फ्लूइड ऑफ चॉइस इन वोमिटिंग इंड्यूस डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो हमने बात कर ली उसके यूजेस की। अब हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, आरएल का कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है। तो सबसे पहले जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है लीवर डिजीज़ में, तो याद रखना कि हॉस्पिटल या फिर पॉलीक्लिनिक में बहुत बार कंसल्टेंट अपने को कहते हैं कि इस पेशेंट को आरएल मत देना, तो अपने को समझता नहीं कि क्यों बोला कि आरएल मत देना। तो मैं बताता हूँ अभी, जो लीवर डिजीज़ होता है पेशेंट का, लीवर डिजीज़ में अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ हो गया, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो गया, जो कुछ भी लीवर के डिजीज़ है उसमें हम नहीं देते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जब कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसमें मैंने कहा था कि जो आरएल का लैक्टेट कंपोनेंट है वह जाता है लीवर में और वहाँ जाके वो कन्वर्ट होता है बाइकार्बोनेट में। अगर पेशेंट को लीवर डिजीज़ है और हम उसको आरएल दे रहे हैं तो क्या होगा, लैक्टेट जाएगा लीवर में बट बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और पेशेंट को क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस। तो याद रखना कभी भी कि जो लीवर डिजीज़ कितने भी जो भी कंडीशंस होंगे उस कंडीशंस में हमें आरएल का यूज़ नहीं करना है। सेकंड आता है सीवियर हाइपोक्सिया। जब पेशेंट का हाइपोक्सिया रहता है तो पेशेंट ऑलरेडी लैक्टिक एसिडोसिस में होता है, तो उस समय भी हमें यूज़ नहीं करना। इसके बाद आता है कि एडिशंस डिजीज़। एडिशन डिजीज़ में क्या होता है कि पेशेंट का जो पोटेशियम का लेवल रहता है ऑलरेडी हाई रहता है। अगर हम पेशेंट को आरएल देंगे तो उसका जो पोटेशियम लेवल है और हाई होगा, जिससे कि पेशेंट को क्या हो सकता है, एडिशन डिजीज़ है वो बढ़ेगा और साथ साथ में हाइपर कैलेमिया भी पेशेंट को होगा। उसके बाद सर्टेन ड्रग्स आते हैं जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन हो गए, एम्फेटेरिन हो गया, ये सब ड्रग्स में भी यूज़ नहीं करना है। और एक लास्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी नहीं यूज़ करना है। जब हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उस टाइम आरएल के अंदर कैल्शियम होता है और उसके साथ में होता है एक एंटी कोगुलेंट एजेंट। एंटी कोगुलेंट एजेंट होता है जो कि सिट्रेट है। तो मैंने क्या कहा कि आरएल में होता है कैल्शियम और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बैग होती है उस बैग में होता है सिट्रेट जो कि एंटी कोगुलेंट एजेंट है। अगर हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन चालू है और आरएल दे रहे हैं तो क्या होगा, कैल्शियम और सिट्रेट आके साथ में मिलेंगे और जो एंटी कोगुलेंट एक्टिविटी है वो एंटी कोगुलेंट एक्टिविटी कम हो जाएगी और ब्लड क्लॉट्स फॉर्म हो सकते हैं। तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि पेशेंट को अगर लीवर डिजीज़ रहेगा या फिर लीवर डिजीज़ का कोई भी कंडीशन होगा उसमें नहीं यूज़ करना है। दूसरा सीवियर हाइपोक्सिया में नहीं यूज़ करना है। तीसरा एडिशन डिजीज़ में नहीं करना है। चौथा मैंने सर्टेन ड्रग्स बताए उसमें नहीं यूज़ करना है। पांचवा मैंने बताया ब्लड ट्रांसफ्यूजन में नहीं यूज़ करना है। तो अब तक के लिए इतना। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि आपको ये आरएल का वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, टेक केयर।